आपका राधे राधे। तो आज इस वीडियो में BCSCT 131 का यूनिट 2 का पार्ट 2 करने वाले हैं, डुअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का। तो स्टार्ट करते हैं। डी ब्रॉगली रिलेशन पढ़ते से पहले तो डी ब्रॉगली रीजन इज सिमिलर टू द डुअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन, मैटर पार्टिकल ऑल्सो शुड बिहेव बोथ एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि जैसे रेडिएशन डुअल बिहेवियर शो करते हैं, वैसे ही पार्टिकल्स भी डुअल बिहेवियर शो करते हैं, पार्टिकल और वेव की तरह। तो उन्होंने ये इक्वेशन दी है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में पी। यहाँ पे जो एच है वो हमारा प्लैंक कांस्टेंट है और पी हमारा मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल है, और मोमेंटम हमारे इसके इक्वल होती है m इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से हमारी ये इक्वेशन क्या हो जाती है, h अपॉन में mv इज इक्वल्स टू लैम्डा। मैटर वेव्स, वेव्स विच आर एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल, और जो कि 2.9 इक्वेशन ओबे करें, ये वाली इक्वेशन जो ओबे करें, वो हमारे पास क्या है, वो मैटर वेव ही है। जो वो है हमारे पास मैटर वेव है, जो कि हमारे पास में जो मटेरियल पार्टिकल्स एसोसिएटेड वेव होती हैं वो हमारे पास में मैटर वेव होती हैं, जो इस इक्वेशन से एसोसिएटेड हो। तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन भी है, मटेरियल पार्टिकल है। ओके, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, जब एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस, द सर्कमफ्रेंस ऑर्बिट इज गिवन बाय दिस। तो उस ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस बाय 2 पाई से निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन हमारे पास में आर के इक्वल है, दैट इज रेडियस। इफ द वेव एसोसिएटेड विद इट इज एक्सटेंडेड अराउंड द सर्कल, अगर हमारे पास जो वेव है वो सर्कल में है तो इट कैन बी कंटिन्यूडली इन फेज, तो वो इन फेज में होगी अगर ओनली व्हेन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। जब हमारे पास में जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई आर। तो ये इक्वेशन में क्या बताती है कि अगर इस इक्वेशन में हमारी वेवलेंथ आती है तो वो क्या है, एक इन फेज वेव है। नोड्स क्या होते हैं, नोड्स आर द पॉइंट विद द जीरो एम्पलीट्यूड। जब हमारे पास में जीरो एम्पलीट्यूड हो तो वो क्या है, नोड है। इस पॉइंट पर हमारी नोड है, और ये जहाँ पे हमारा एंटी नोड, मतलब जहाँ पे हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, वो हमारा क्या है, एंटी नोड है। यहाँ पे हमारे पास में दो वेव्स जा रही हैं, यहाँ पे ये ग्राफ देख रहे हैं पहले। ओके, इसमें हमारे पास दो वेव्स जा रही हैं, दोनों ही पैरेलल वेव्स जा रही हैं। ओके, तो दोनों का एम्पलीट्यूड यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे हमारे इन फेज मिल रही है, और यहाँ पे दो वेव जो है एंटी पैरेलल जा रही है। जहाँ पे इसका क्रस्ट है वहाँ पे इसका ट्रो है, जहाँ पे इसका क्रस्ट है वहाँ पे इसका ट्रो है, जहाँ पे इसका क्रस्ट है वहाँ पे इसका ट्रो है, जहाँ पे इसका क्रस्ट है वहाँ पे इसका ट्रो है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एम्पलीट्यूड हमारा 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पे हमें एक आउट ऑफ फेज वेव मिलती है। जो द वेव फिट्स परफेक्टली ऑन द सर्कल, और इन वेव परफेक्टली सर्कल में फिट हो जाती है, और आउट फेज डज नॉट फिट एग्जैक्टली ऑन दिस सर्कल। और इन वेव के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, क्या था, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन इंटू में लैम्डा। और जब हम इसमें अपने लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन इंटू में एच अपॉन पी की वैल्यू हमारे पास में मोमेंटम की वैल्यू क्या आती है, एम वी। तो यहाँ से एम वी को इधर लेके जाएंगे और इस पार्ट को नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाएगी, जो कि हमें बोर्स पोस्टुलेट में भी बोर्स ने भी दी थी। ओके, जहां पे हमारे एम वी है किसके इक्वल है, एंगुलर मोमेंटम के इक्वल है। डेविएशन है जर्मन एक्सपेरिमेंट। तो डी ब्रॉगली आइडिया को ही डेविएशन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था, और इन्होंने ऑब्जर्व क्या था
कि मेटल सरफेस से हमारी जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो रिफ्लेक्ट हो रही थी। इन्होंने निकल को यूज करके एक्सपेरिमेंट किया था। ही मेजर्ड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड फ्रॉम द मेटल सरफेस। जो इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से स्कैटर हो रहे थे उनकी उन्होंने एनर्जी फाइंड आउट करी थी। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में करा था। ओके, द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड अलाउइंग देम टू स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन को पहले तो एक्सेलरेट कराया था और फिर उसके बाद में निकल पे स्ट्राइक कराया था। ओके, तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये हमारे पास में हीट फिलामेंट है। इस हीट फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। इस हीट फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और फिर वो जाके इस एक्सेलरेटिंग एनोड से जाके एक्सेलरेट होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियल, और वो इलेक्ट्रॉन बीम इस निकल टारगेट पे जाके एक्ट करेगी और वो निकल टारगेट से जाके रिफ्लेक्ट होके वो मूवेबल डिटेक्टर से, ताकि मूवेबल डिटेक्टर इधर इसलिए ताकि जो इलेक्ट्रॉन है उसको डिफ्लेक्शन का नोट किया जा सके। ओके, ये मूवेबल डिटेक्टर अपना गैल्वेनोमीटर से भी कनेक्टेड है ताकि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फाइंड आउट, उस इलेक्ट्रॉन में कितना करंट है ये भी फाइंड आउट कर सके। ओके, जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब एक्सीडेंटली एयर एंटर हो गई थी इनटू द चैम्बर एंड द निकल ऑक्साइड आर फॉर्म्ड on the surface of the nickel metal. To remove the oxide film, Davis and German heated the metal piece. उन्होंने मेटल पीस को हीट कर दिया एट द हाई टेम्परेचर विच लीड द फॉर्मेशन ऑफ द सिंगल क्रिस्टल एरिया, जिस वजह से सिंगल क्रिस्टल एरिया बन गया था हैविंग द क्रिस्टल प्लेन इन द मेटल। जिस वजह से जो मेटल था वो रफ नहीं रहा था, वो एक क्रिस्टल प्लेन बन गया था। ओके, when the experiment was done, electron got scattered from this plane. और जब ये एक्सपेरिमेंट करा गया तब इलेक्ट्रॉन जो है वो उस प्लेन से स्कैटर्ड हो गए और डिफ्रैक्शन पैटर्न वो नहीं आया जो एक्सपेक्टेड था। और वो ये जो एक्सपेरिमेंट है दोबारा से 1927 में किया गया और कैलकुलेशन वर डन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्टेड एट द डिफरेंट एंगल्स पर तो इस मूवेबल डिटेक्टर को डिफरेंट एंगल्स पे रखा गया, डिफरेंट एंगल्स पर रखा गया ताकि उस इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सके। ओके, तो हाईएस्ट इंटेंसिटी कब ऑब्जर्व करी? जब हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या थी, 50 डिग्री थी, और इस पे हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आई। और यूजिंग द डी ब्रॉगली रिलेशन, इलेक्ट्रॉन हैविंग द 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हैव द वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ क्या होगी 0.167 अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली रिलेशन। और एक्सपेरिमेंटली जो बर्ग्स लॉ से जो डेविस एंड जर्मन ने निकाली थी दैट इज द 0.65। और ये काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंटल है और जो डी ब्रॉगली से निकाली काफ़ी ज़्यादा आपस में एग्रीमेंट में है। ओके, मतलब ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। ओके, तो ये क्या प्रूफ करता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर भी शो करता है। तो इधर से ये प्रूफ हो जाता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है दैट शोज वेव नेचर एज वेल। पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन है ही बट उसके साथ में वो वेव नेचर भी शो करता है। तो इस तरह के कुछ पैटर्न्स, डिफ्रैक्शन पैटर्न्स मिले हैं बाय द एल्युमिनियम फॉयल। एक्सरे के लिए डिफ्रैक्शन पैटर्न ये है और इलेक्ट्रॉन के लिए ये, तो ये भी शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन है दैट्स कैन बिहेव एज अ वेव। तो यहां से ये पता चल रहा है कि पार्टिकल्स भी वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही यूज होते हैं किसी पार्टिकल का जो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा छोटे माइक्रोनाइज पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज होता है ताकि उनके मॉलिक्यूलर साइज को ऑब्जर्व किया जा सके। तो हम ये जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। लैम्डा की वैल्यू होती है हमारे पास में h/mv। तो
इन द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड मास काफ़ी ज़्यादा होता है, मास काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर मास काफ़ी ज़्यादा है तो लैम्डा की वैल्यू काफ़ी कम होगी। तो अगर लैम्डा की वैल्यू काफ़ी कम है तो डी ब्रॉगली वेव्स जो हैं वो इन द डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि वेवलेंथ ही काफ़ी कम है, तो दैट बिकम मीनिंगलेस। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। When we try to determine the position of a moving electron by focusing light on it or perturbing it with a photon, this will result in the change of its momentum. जब भी हम किसी पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तब हम उस पर लाइट डालते हैं, और लाइट डालने की वजह से उस फोटोन की वजह से उसका जो मोमेंटम है, उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। तो फिर हाइसेनबर्ग क्या स्टेट करते हैं कि हाइसेनबर्ग स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द डिटर्मिनेशन ऑफ द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स मोमेंटम, कि हम एग्जैक्टली और साइमल्टेनियसली कभी भी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम नहीं फाइंड आउट कर सकते। ओके, द अनसर्टेनिटी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस टू क्वांटिटीज वेरी इनवर्सली। अगर हम एक को एक्यूरेटली फाइंड करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी जो है वो एग्जैक्टली फाइंड नहीं हो पाएगी, वो लेस एक्यूरेटली फाइंड होगी। और अगर हमने एक्स को एक्यूरेटली फाइंड किया तो हमारे पास में पी एक्यूरेटली फाइंड नहीं हो पाएगी। एच हमारा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल है। इसका कहने का मतलब है इट मीन्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पी एक्स वैल्यू एंड द एक्स वैल्यू, पर हम पी वाई और एक्स की वैल्यू को दोनों साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं। बस उसकी जो एक्स के डायरेक्शन में मोमेंटम है वो हम फाइंड कर सकते हैं। हम मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं और एक्स को भी साइमल्टेनियसली फाइंड कर सकते हैं, बट पी एक्स और पी एक्स मोमेंटम और एक्स पोजिशन को फाइंड नहीं कर सकते। तो द लिमिटेशन अप्लाइज इक्वली, तो ये जो लिमिटेशन है ये इक्वली वेलोसिटी, एनर्जी, टाइम, एंगुलर मोमेंटम इन सबके कॉम्बिनेशन पर यूज हो सकती है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिया गया है डेल्टा ई इज इक्वल्स टू डेल्टा, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिया हुआ है डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एच, यानी कि हम एनर्जी और टाइम को भी कभी भी एग्जैक्टली और एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।